हेलो स्टूडेंट्स। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस। ओके, हेडिंग डालिए। मैंने हेडिंग डाल रखा है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा लाइट आ रहा हो, थोड़ा देख लीजिएगा। मैं वर्ड बता देता हूँ, हेलोजेंस। ओके, नेक्स्ट अब इसमें जो है हमारा फर्स्ट हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, वो देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है, अगर हम प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे बेटा तो प्लीज पहले देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक, अब ये स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या है देखिए जरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिएगा कि हेलो एल्केन जो है, हेलो एल्केन रिएक्टिव होते थे, है ना, रिएक्टिव टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन बोल सकता हूं, एसएन रिएक्शन में इसको, है ना, शॉर्ट में। लेकिन हेलो एरिन्स जो हैं, हेलो एरिन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये हेलो एरिन्स होते हैं लेस रिएक्टिव। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द एसएन रिएक्शन, टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन। ये लेस रिएक्टिव होता है और ये होता है मोर रिएक्टिव। अब बताओ रीजन क्या होना चाहिए, रीजन पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या, हेलो एरिन्स के रीजन कि ये लेस रिएक्टिव एसएन रिएक्शन के लिए क्यों है। फर्स्ट रीजन भी काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीजन देखेंगे जरा, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, अब रेजोनेंस इफेक्ट कैसे देखेंगे। अब रेजोनेंस इफेक्ट के लिए हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हेलोजन का। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा बेटा, यहां पे लगा होगा क्लोरीन। ठीक है, और क्लोरीन में होते हैं यहां पर इसके वैलेंस के सेल के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें रेजोनेंस में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है वो कॉन्जुगेशन में यूज होता है। क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन, वो कॉन्जुगेशन में यूज हो जाता है पाई बॉन्ड के साथ में इधर, और ये चला जाता है यहां पर इस कार्बन के बीच में और क्लोरीन के बीच में, जिससे ये इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी और ये चला जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के पास, इस कार्बन के पास। ठीक है, तो होगा क्या, देखो कार्बन की वैलेंसी अब यहां पर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो 1 2 3 और एक और बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है इस कार्बन के पास। तो कंडीशन क्या मिल जाएगी बेटा आपको, देखिए जरा चेक कीजिएगा। यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया है तो, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास बाकी हैं। मैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ही बना देता हूं, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस चार्ज, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ गया है और बाकी बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आ जाओ। इसके बाद क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसके पास आ जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब क्या हो जाएगा कंडीशन बेटा, देखिए जरा, तो आपको मिल जाएगा कुछ इस टाइप का कंपाउंड। यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ये माइग्रेट होकर के यहाँ आया तो, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, और यहाँ पर क्लोरीन और इसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ठीक है, अगर इसी चीज को हम कंटिन्यू रखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होते रहेगा, मूव होते रहेगा। तो अब ये शिफ्ट हो जाएगा बेटा इस कार्बन के पास में, इन कार्बन के बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां पर। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर चेक कीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आया इस कार्बन के पास, तो यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां कोई चेंजेस नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन जाके यहां पर बन जाएगा माइनस चार्ज, यहां डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन लगा हुआ है विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा यहां पास, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा वापस इसके पास। तो आपको कंडीशन क्या मिल जाएगी, देखें जरा, यहां पर हो जाएगा क्लोरीन के पास यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा ऐसे एक बॉन्ड, ये बॉन्ड एज इट इज जैसे था, यहां पर ये बन जाएगा वापस सिंगल बॉन्ड, और इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस मिल जाएंगे माइग्रेट के बाद।
तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसपे क्लोरीन और कार्बन के बीच है सिंगल बॉन्ड, 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसपे कार्बन और क्लोरीन के बीच है डबल बॉन्ड। तो एक्चुअली होता क्या है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच न तो सिंगल बॉन्ड होता है और ना ही डबल बॉन्ड होता है। ये जो सेकंड बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो कंप्लीट रहेगा और सेकंड बॉन्ड होता है पार्शियल, ऐसा देखने को मिलता है। मतलब कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पर अवेलेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है यहां पर रेजोनेंस के इफेक्ट की वजह से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ब्रैकेट में सी डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, occurs in the haloarenes। ठीक है, एज अ रिजल्ट अब होगा क्या बेटा, इससे बताओ जरा। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे आया तो आपको समझ में आ गया, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पर आ जाता है। रेजोनेंस क्यों होता है, एरोमेटिक रिंग रेजोनेंस करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो अब आप बताइए, अगर मान लो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा तो क्लोरीन को यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, हाँ यही होता है। क्लोरीन बाहर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो क्लोरीन बाहर तभी जाएगा जब वो आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो। अब आप सोच के देखिए जरा, कार्बन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो आसानी से ब्रेक होगा, कि अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो आसानी से ब्रेक होगा। यस ऑफ कोर्स द आंसर इज सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड होता है किसमें बेटा, हेलो एल्केन में, इसलिए मोर रिएक्टिव, हेलो एरिन्स में लेस रिएक्टिव, क्योंकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट क्लीवेज ऑफ सी, यहां पर मैं एक्स लिख लूं, है ना, बॉन्ड्स बिकम difficult which make haloarenes less reactive। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से हेलोएरिन क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। बहुत सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। क्लोरोबेंजीन में होता है रेजोनेंस, जिसकी वजह से कार्बन क्लोरीन के बीच आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता है, इसलिए लेस रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा जरा बेटा, नोट कीजिए। नोट किए बेटा। अब देखते हैं रीजन सेकंड। ठीक है, रीजन सेकंड और रीजन है इसके। सेकंड रीजन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। देखो, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बीच रिएक्टिविटी में डिफरेंस, रीजन समझने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे। यहां पर ये है क्लोरोबेंजीन और ये है यहां पर क्लोरोमीथेन। अगर यहां पर मैं कार्बन ले लूं तो यहां पर ये जो कार्बन है ये होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और यहां के कार्बन में है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नॉमेनक्लेचर वाले सेगमेंट्स में, नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन वाले पॉइंट्स में, टॉपिक जो लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत आसानी से कैसे हम ये हाइब्रिडाइजेशन को पता कर सकते हैं। अगर मान लो सिर्फ कार्बन अवेलेबल, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर जाननी है तो बहुत आसान सा तरीका क्या है,
ओके, फॉर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को जानने के लिए, ठीक है, क्या करना है आपको, क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर ये 4 है तो याद कर लीजिएगा sp3 होगा, याद करने की जरूरत नहीं, एक होगा s से, 3 होगा p से, टोटल 4 हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, एक होगा s, बाकी होंगे p। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो होगा sp। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देख लीजिए। अभी देखेंगे जरा, यहां पर कार्बन से लगा हुआ 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, ठीक है। ये ट्रिक है बेटा, ये कोई रूल नहीं है, इट इज ट्रिक, ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर मान लो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां s करेक्टर कितना होगा, जरा देखिए, जरा s करेक्टर देखो जरा, s करेक्टर यहां कितना होगा और यहां s करेक्टर कितना होगा। अब s करेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का परसेंटेज अगर निकालना हो तो टोटल कितना माना जाता है, 100। अगर मान लो sp3 के लिए मेरे को s निकालना हो तो इसका टोटल परसेंटेज कितना होगा, 100, और टोटल ऑर्बिटल कितना है, 4। टोटल ऑर्बिटल कितना है, 4। तो इसको डिवाइड कर दिया जाए अगर 100 को 4 से, तो क्या आ जाएगा बेटा, 25%। मतलब कि इसमें 25% है s। sp3 कैसे लिख सकता हूं, spp ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, s 1 टाइम p 3 टाइम। एक ऑर्बिटल का परसेंटेज 25, एक ऑर्बिटल का परसेंटेज 25, इस ऑर्बिटल का परसेंटेज 25, इसका भी 25, इसका भी 25, तो इसका टोटल p का हो गया 75% और यहां पर s का हो गया 25%, ठीक है बेटा। तो ये है टोटल sp3 के केस में। तो टोटल sp3 वाले केस में p ऑर्बिटल है कितने परसेंट, 75%, और s है 25%, मतलब s करेक्टर यहाँ 25% है। यहां बताओ कैसे निकालोगे, 100 डिवाइडेड बाय 3, sp2 में 100 डिवाइडेड बाय 3, टोटल ऑर्बिटल कितना है, 3, तो क्या आ जाएगा 33.33। तो यहां पर s करेक्टर होगा 33.33, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है और p के 2 ऑर्बिटल है तो 66.64% आ जाएगा। तो यहां s करेक्टर 33%, यहां s करेक्टर 25%। होता क्या है, s करेक्टर जितना ज्यादा होता है, s करेक्टर जितना ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उतना ही न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। s करेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस के पास होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल शेप और p ऑर्बिटल आप लोग को मालूम है होता है डम्बेल शेप। तो डम्बेल शेप के केस में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर रहते हैं, और स्फेरिकल केस के शेप में, इसके स्फेरिकल शेप के केस में आप बोलोगे तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन के पास हो सकता है, ठीक है। तो पास रहेगा तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड करके रखेगा। सोचो जरा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड करेगा कि नहीं, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो यहाँ पर बॉन्ड है, कौन से केस में, sp2 के बॉन्ड में, sp2 के केस में, वो कार्बन उसको क्या करके रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा, ज्यादा होल्ड करेगा, टाइटली होल्ड करेगा, ठीक है। होल्ड होल्ड टाइटली दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स ड्यू टू मोर एस करेक्टर, ठीक है। क्या करेगा, मोर एस करेक्टर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा होल्ड करके रखेगा, टाइटली होल्ड करके रखेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन आसान नहीं हो जाएगा भाई। अब यहां से आप सोच के देखिए, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखा है क्योंकि इसका स्फेरिकल शेप ज्यादा है, तो न्यूक्लियस जो है ज्यादा अच्छे से इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, समझ रहे हैं। एस करेक्टर ज्यादा, स्फेरिकल शेप ज्यादा, तो आसानी से अट्रैक्ट करके रखेगा। यहां पर एस करेक्टर उतना ज्यादा नहीं है, तो उतना ज्यादा ये क्या करके नहीं रखेगा, होल्ड करके नहीं रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का मतलब क्या है, आप सोचिए जरा, ये जो शेड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है जिसको कार्बन एटम ही होल्ड कर ले रहा है,
इसको तो एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर ये क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl- बन के बाहर निकलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन को चाहिए भाई, कार्बन को थोड़ी चाहिए। ठीक है, अभी यहां पे क्या हो रहा है, एस करेक्टर ज्यादा हो गया। एस करेक्टर ज्यादा है इसलिए ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर लिया, और टाइटली होल्ड कर लिया तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या Cl- का डोनेशन यहां पर इजी नहीं होगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट लिख सकते हो। ओके, एज है ना, हेलो एरिन्स एस कैरेक्टर is more in haloarenes due to sp2 hybridization. It holds the shared pair of electron. It holds the shared pair of electron which shared pair of electron as compare, hold tightly, यहां लिखो tightly, TIGHTI, यहां लिखो hold tightly। ठीक है बेटा, tightly the shared pair of electron as compared to haloalkanes, which make it less reactive. ठीक है, as S character is more in haloarenes due to sp2 hybridization, it holds the shared pair of electron as compared to, it holds tightly the shared pair of electron as compared to haloalkanes, which makes it less reactive, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर तो पहले का है। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर पहले का है। चलो ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है और ये इसका डायग्राम। ठीक बेटा, नोट कीजिए। ठीक है, समझ में आया, कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा, और अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा तो डोनेशन नहीं हो पाएगा, डोनेशन नहीं हो पाएगा तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक, चलिए नोट कीजिए। अब देखते हैं बेटा रीजन नंबर 3। ठीक है, 2 रीजन देख लिया, 3rd रीजन देखिए, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, अभी बताओ, अगर मान लो मॉलिक्यूल पोलर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कि नॉन पोलर होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? सोच के देखो। पोलर का मतलब क्या होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो, किस पे, क्लोरीन पे, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो। जितना ज्यादा यहाँ चार्ज डेवलप होगा, सोच के देखिए, जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा यहाँ न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये उतनी आसानी से यहां से लीव कर जाएगा। तो पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए, या चार्ज ज्यादा डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर bond polarity is directly proportional to the reactivity of molecule towards, कौन से रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम बेटा, बताओ जरा? SN रिएक्शन। बढ़िया, SN रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा स्लो रहता है मेरा लेक्चर। ठीक है बेटा, ये सब अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यूज कर सको। सीरियसली बता रहा हूं, अगर मान लो आपको स्लो लग रहा है, आप YouTube के सेटिंग पे जाइए और रिएक्शन के प्ले स्पीड, और वीडियो के प्ले स्पीड को 1.25 कर दीजिए, 1.25x कर दीजिए, तो इस जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। मेरा एक्सप्लेनेशन का आपका टाइम से होगा। ठीक है,
तो बॉन्ड पोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड एसिड रिएक्शन के। बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक, चलिए अभी देखते हैं। अभी हमने देखा कि हेलो एरिन्स के केस में यहां पर एक्चुअली बॉन्ड पोलैरिटी देखी गई है 2.05 dB। ठीक है, डायपोल मोमेंट की बात करें तो ये किसके लिए मैं बता रहा हूं? हेलो एरिन्स ने, ये क्लोरोबेंजीन की बॉन्ड पोलैरिटी है। क्लोरोबेंजीन का है 1.75 dB। ठीक है, और किसका? क्लोरोइथेन क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, हेलो एल्केन के केस में इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 2.05 dB। ठीक है, मतलब कि यहाँ डायपोल मोमेंट देखो कितना डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, मतलब बॉन्ड पोलैरिटी में डिफरेंस है। कहने का मतलब ये अभी अगर मान लो इसकी पोलैरिटी ज्यादा डायपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है, मतलब कि ये क्या होगा? मोर पोलर होगा। और इसका डायपोल मोमेंट कम आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये लेस पोलर होगा। मतलब हेलो एरिन्स लेस पोलर होता है और हेलो एल्केन मोर पोलर होता है। अभी रीजन समझिए कि ऐसा क्यों होता होगा। इसका रीजन भी अभी हमने पढ़ा है हेलो एल्केन्स में। किसमें? हेलो एल्केन्स के केस में, मतलब कि ये वाले केस में यहां पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये वाले केस में होता है बेटा, सॉरी, हेलो एल्केन के केस में होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हमने क्या देखा था कि यहां पर s करेक्टर कितना होता है? ये उसी से बनने वाला है। s करेक्टर कितना होता है? 33.33%। और यहां अब भी हमने देखा कि ये होता है 25%। जितना ज्यादा s करेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का या अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ जाता है। तो यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है? s करेक्टर पे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है बेटा? s करेक्टर पे डिपेंड करता है। s करेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। अभी समझो क्या होगा। तो ये कार्बन है किसका? फाइनल ग्रुप का कार्बन जो है, फाइनल ग्रुप का जो कार्बन है, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एस करेक्टर ज्यादा है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर, En मोर। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अब समझो। क्लोरीन में कोई फर्क पड़ रहा है? क्लोरीन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। यहां इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो गई, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो गई। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्लोरीन और कार्बन के बीच का ज्यादा किसमें होगा? इसका लेस है। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां पर थोड़ा कम है और यहां पर ज्यादा है। समझिए थोड़ा सा, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर यहां पर है, ठीक है, तो यहां पर है, अगर मैं एक स्केल से बनाऊं, ऐसी स्केल से बनाऊं, तो यहां पर है किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इस कार्बन की। किस कार्बन की? हेलो एल्केन वाले कार्बन की। ये ज्यादा है ना, देखो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सॉरी, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस है तो ये यहां आ गया, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर है तो यहां आ गया। तो डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा बताओ? कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस। कौन से केस में? हेलो एल्केन के केस में। तो हेलो एल्केन का अगर मैं यहां पर लिख दूं, ये हेलो एल्केन के कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और ये हेलो एरीन के कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो डिफरेंस देखो किसमें ज्यादा है बेटा? इसमें डिफरेंस ज्यादा है। हेलो एल्केन वाले में डिफरेंस ज्यादा है और हेलो एरीन वाले में डिफरेंस कम है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो होती है यहां पर इस कार्बन की ज्यादा हो जाने की वजह से कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की मोर है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है? लेस है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस यहां पर क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। और यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है बेटा? मोर है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो पोलर ज्यादा तो फिर रिएक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, सभी चीज को ध्यान रखिएगा।
पोलर जितना ज्यादा होता है, रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए उतना ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये लेकर के बाहर जा सकता है और न्यूक्लियोफाइल आसानी से कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर पोलर होगा तो। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है? कार्बन की एस कैरेक्टर पे। यहां पर sp3 है, सॉरी यहां पर sp2 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पे लेस हो गया, डिफरेंस हो गया लेस। ठीक है, और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया मोर। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो डिफरेंस हो गया मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो डिफरेंस हो गया कम। ठीक है, तो इसकी वजह से बॉन्ड पोलैरिटी इस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पोलैरिटी, और बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करता है रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर पे, फिर ये बॉन्ड पोलैरिटी, फिर ये क्या बोलते हैं अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉरी रिएक्टिविटी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, रीजन नंबर थर्ड। तो 3 रीजन है हमारे पास। रेजोनेंस इफेक्ट काफी ज्यादा डिपेंड करता है रेजोनेंस पे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके बाद हमारा एस कैरेक्टर की वजह से 2 चीज डिपेंड कर रहा है, एक तो हमारा बॉन्ड पोलैरिटी और दूसरा जो कि सेकंड टाइम देखे थे, सेकंड रीजन क्या था हमारा, जिसकी वजह से नहीं हो पाता, टाइटली होल्ड कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो फिर ये 3 रीजन हो गए जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं करता। ऐसा नहीं है कि नहीं करता, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से रिएक्शन है जो वो कर सकता है, थोड़े मुश्किल से करेगा बट करेगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से रिएक्शन है वो देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट रिएक्शन में हमारा फर्स्ट हेडिंग डालेंगे डाउस प्रोसेस। ठीक है बेटा, डाउस प्रोसेस एक नेम रिएक्शन है बोल सकते हो। ठीक है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगा वो देखते हैं। होता तो बहुत मुश्किल से है, कैसे होता है देखो। और होता क्या है, इसमें क्लोरोबेंजीन लेना है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब हम करवाते हैं यहां पर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और ये होता है अबाउट 620 केल्विन टेम्परेचर पे। 620 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने टेम्परेचर पे जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, पहले तो करवाएंगे बेटा इसका करवाएंगे 6 to 8% NaOH के साथ में, और इसके बाद एसिडिक वाटर के साथ करवाते हैं इसका रिएक्शन। ठीक है, तो इसके साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर होता क्या है, यहां जो NaOH है ये OH माइनस देगा, ये OH माइनस इस Cl को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा फिनॉल। क्या बना देगा बेटा, यहां पर फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और जो यहां से H जा रहा है, जो यहां से Cl जा रहा है वो यहाँ के H के साथ NaCl, ये Na के साथ NaCl भी बनाता है, और H एसिडिक H HCl भी बनता है। ठीक है, तो साइड प्रोडक्ट को यहाँ पर उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, आप मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डाउस प्रोसेस में क्या होता है, ये OH है, लिख सकते हो वैसे यहाँ पर HCl लिख सकते हो, NaCl लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए OH कहां से आया, NaOH से आया। ये NaOH का जो OH है वो चला गया Cl को रिप्लेस करने, Cl यहां से बाहर आया, HCl भी लिख सकते हो या NaCl यहां पर लिख सकते हो, लिटिल अमाउंट में NaCl भी यहां पर लिख सकते हो। वैसे साइड प्रोडक्ट आप मेंशन ना करो, बेटर है। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर 6 to 8% आपको लेना पड़ रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर देखो कितना हाई टेम्परेचर, अबाउट 600 to 620 केल्विन टेम्परेचर है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर पे जाकर के ये रिएक्शन हम करवा पा रहे हैं। तो अब ये सोचिएगा आप कि ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है इस रिएक्शन को करवाना। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए आसानी से नहीं होता जरूर है, बट काफी ज्यादा वेरिएशंस हमको या काफी ज्यादा कंडीशंस हमको लगाने पड़ते हैं, तो फिर डिफिकल्टी से ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अभी आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो इसका रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, हम अभी इसमें सपोज कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ हो, नाइट्रो ग्रुप अवेलेबल हो। ठीक है,
नाइट्रो ग्रुप विच इज क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचे अपनी तरफ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहां पर होगा तो क्या रिएक्शन आसानी से होगा या रिएक्शन डिफिकल्टी से होगा, ये जरा देखते हैं। ठीक है बेटा, ये जरा चेक करते हैं। पहले आप ये रिएक्शन नोट कीजिए, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, नोट करो बेटा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, टेम्परेचर है 623 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, वैसे 1-2 केल्विन टेम्परेचर अगर डिफरेंस हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी आप नोट कीजिएगा 623 केल्विन टेम्परेचर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए बेटा। ठीक बेटा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, ध्यान देंगे। मैं अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला था आपके माइंड पे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप रहेगा तो क्या होगा। तो जब नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप लिखते चले बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेरा लेक्चर आप भूल जाओगे, नोट नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा। नोट करते चलिए, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन increases reactivity of क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप अगर मान लो प्रेजेंट हो, ठीक है, when NO2 group present at ortho and para position it increases the reactivity of chlorobenzene। चलो ठीक है, इट्स इंक्रीजेस, पहली बात। दूसरी बात नोट करेंगे तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, व्हेन नंबर ऑफ कितना भूलते हो सर, व्हेन नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप इंक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। देखो ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है, डिटरमाइन किया गया है। अब देखो एक्सपेरिमेंटली कैसे मैं बोल रहा हूं कि आप अभी इसके पहले जो रिएक्शन लिखे थे वो कुछ ऐसा था बेटा, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन 6 to 8% NaOH। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या लिया था बेटा, यहाँ पर एसिडिक वाटर लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या किया था, यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था 623 केल्विन टेम्परेचर, और क्या था 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था कि नहीं था, प्रेशर था। ठीक है, अब अगर मान लो यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए या पैरा पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, ये तो फर्स्ट रिएक्शन है, तो आपको क्या मिला, फिनॉल मिला, प्रोडक्ट मिल गया आसानी से। चलो आसानी से नहीं मिला है ना। अब यही रिएक्शन जो है किस पे हो, नाइट्रो ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पे हो तो यही रिएक्शन NaOH तो रहेगा ही, NaOH में कोई चेंजेस नहीं, 6 to 8%। ठीक है, और यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन भी रहेगा, एसिडिक वाटर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब टेम्परेचर 623 केल्विन नहीं चाहिए, अब यही रिएक्शन हो जाता है 448 केल्विन पे, 448 केल्विन पे ये रिएक्शन हो जाता है। वहीं नाइट्रो ग्रुप जब हम ऐड कर देते हैं, 443 केल्विन टेम्परेचर है, वहीं नाइट्रो ग्रुप जब हम ऐड कर देते हैं तो 368 केल्विन पे हो जाता है। अगर नाइट्रो ग्रुप और बढ़ जाए, नाइट्रो ग्रुप अब और इंक्रीज कर दो, है ना, क्लोरोबेंजीन यहां भी नाइट्रो लगा दीजिए, यहां भी नाइट्रो लगा दीजिए, 2 नाइट्रो हो गए। तो इस केस में यही रिएक्शन, अब बाकी कंडीशन सेम, ये रिएक्शन होने लगता है 368 केल्विन पे। ठीक है, और अगर मान लो एक और नाइट्रो लगा दो, एक और नाइट्रो लगा दीजिए आप, यहां पर भी नाइट्रो लगा दो, NO2, यहां पर भी NO2, और ये रहा क्लोरोबेंजीन। तो अब ये रिएक्शन होने लगता है वार्म वाटर पे, मतलब कि वाटर को सिर्फ, मतलब इसको क्या करना है, सिर्फ वार्म करना है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर मैं बताना ये चाह रहा था
कि ये रिएक्शन पे कोई भी नाइट्रो नहीं है, इस रिएक्टेंट पे कोई भी नाइट्रो ग्रुप नहीं है, तो टेम्परेचर प्लस प्रेशर 623 एंड 300। यहां पर देखो एक नाइट्रो आया, टेम्परेचर 443 पे ही रिएक्शन हो गया। अब यहां दो नाइट्रो हो गए, टेम्परेचर देखो 368 में हो गया। अब यहां पर सिर्फ वार्म कर रहे मतलब ये अबाउट 37, ये वार्म करना मतलब कितना, क्या बोल सकते हो, 273 होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप थोड़ा सा, और इसका ये 300 क्या होता है, इसका नॉर्मल आप बोल सकते हो 298 केल्विन को रूम टेम्परेचर बोल सकते हो। थोड़ा 10-20 केल्विन कर दीजिए, मतलब 325 केल्विन के आसपास रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप बढ़ा दिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए तो बहुत हो गया ना, वार्म हो गया वो। तो मतलब कि अभी देखो रिएक्शन में कितना ज्यादा आसानी से होते जा रहा है, नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज होते जा रहा है। तो सो व्हेन नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप इंक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है नाइट्रो ग्रुप के बढ़ने के साथ साथ। अब नाइट्रो ग्रुप ऐसा करता क्या है भाई, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि मेटा पोजीशन पे नहीं कर रहा है, मेटा पे नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऑर्थो पैरा पे कर रहा है, और नाइट्रो ग्रुप बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो इस सारे पॉइंट के रीजन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, पॉज बटन क्लिक करके नोट करो। अब रीजन समझने के लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म हमको देखना पड़ेगा, तो हमको रीजन समझ में आएगा इसका। तो रीजन समझेंगे, जरा देखें, यहां पर कुछ नहीं है रीजन कोई खास। अगर मान लो ये क्लोरीन है कुछ ऐसा, ठीक है, अब सोचे जरा, यहां पर ये OH आया, अटैक करेगा, कहां पे करेगा, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो जब वो कार्बन पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा यहां पर, है ना, एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो कंडीशन क्या हो जाएगी देखें जरा, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या हो जाएगी देखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा कंडीशन कुछ ऐसा, ये हो जाएगा यहां पर ये Cl, और यहां पे जुड़ा है आपका आ गया OH आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कार्बन के साथ बॉन्ड बने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा यहां पर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं, इस इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं। अब सपोज कीजिए कि नाइट्रो ग्रुप यहां पर है, तो नाइट्रो ग्रुप कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ एक माइनस चार्ज, इसमें बॉन्ड ज्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहता है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पे। अभी पैरा पोजीशन पे लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, N+ यहाँ पर ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक, अभी ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज रिंग में घूमेगा, तो रिंग में घूमेगा, कैसे घूमेगा देखो, बताओ, ये ऐसे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो देखो जरा क्या हो जाएगा कंडीशन, तो फिर ये हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और ये इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं, समझे जरा, ये बॉन्ड गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे लगा क्लोरीन, यहाँ पे लगा OH, और जिस कार्बन पे आया है नेगेटिव चार्ज वहां पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, ये चीज कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी, ये बॉन्ड आएगा यहां और ये बॉन्ड जाएगा ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर, बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड जाएगा कहां पे, इस इलेक्ट्रॉन के पास पे, इस कार्बन के पास, और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान देंगे जरा सा, ये बॉन्ड गया यहां पर, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड आ गया यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, बन गया बॉन्ड, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं, और ये यहां पर आ जाएगा NO2, N विथ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, यहां पर क्लोरीन है और यहां पर OH है। अब क्या होगा सोचो, हाँ कुछ नहीं होगा, अभी समझ में आने लगा होगा बेटा, तो बहुत अच्छी बात। मेरे बताने से पहले आपका दिमाग चलने लगे, मतलब कि मेरा एम जो है वो क्लियर हो रहा है। मैं जो चाहता हूं कि आप केमिस्ट्री मेरे से ज्यादा सीखो, वैसे तो मेरे को कुछ नहीं आता है, ठीक है, आसानी से आपसे अगर बनने लगे, मेरे से फास्ट बनने लगे, मतलब कि आप समझने लगे हैं।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां पर, बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के ऊपर चला जाएगा, Cl माइनस रिलीव हो जाएगा। तो देखे जरा क्या हो जाएगा इसके बाद का स्टेप, यहां पर आ जाएगा बॉन्ड ऐसे और यहां पर आ जाएगा ये बॉन्ड ऐसे और ये यहां पर बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहां पर ये नाइट्रोजन, इस पे प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस चार्ज, ठीक है। और यहां से चला गया है क्लोरीन माइनस फॉर्म पे, क्लोरीन चला गया माइनस फॉर्म पे, ठीक है। इतनी सी बात है, क्लोरीन माइनस फॉर्म पे चला गया। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर देखो कि नेगेटिव चार्ज एक बार मिला ऑर्थो पोजीशन पे, नेगेटिव चार्ज मिला बेटा पैरा पोजीशन पे, फिर नेगेटिव चार्ज मिला ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास यहां पर देखो क्या है, प्लस चार्ज अवेलेबल है, प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन प्लस फॉर्म पे है। तो जब नाइट्रोजन ऑर्थो पोजीशन पे अगर होगा, अभी देखो अगर मान लो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, मतलब कि रिंग क्या है, देखो चार्ज घूम रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से तो वो स्टेबल है, लेकिन चार्ज की वजह से वो अनस्टेबल है, ठीक है। चार्ज अगर रहता तो अनस्टेबल होता है, और जितना चार्ज को अगर कोई स्पीसीज न्यूट्रलाइज कर सके तो वो चार्ज वो रिंग जो है या वो स्पीसीज जो है क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। तो अगर ये नाइट्रो ग्रुप अभी यहां पर पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसको वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर पाएगा, नाइट्रो ग्रुप, वेन नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप चाहे तो लिख लीजिए प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इट स्टेबलाइज दी रिंग को क्या करेगा, स्टेबलाइज करने का काम करेगा, स्टेबल करने का। अभी रिंग क्या हो रहा है बेटा, रिंग डिस्टेबलाइज हो रहा है नेगेटिव चार्ज की वजह से, है ना, इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। लेकिन ऐसे नाइट्रो ग्रुप अगर मान लो पैरा पोजीशन पे रहेगा तो इसको स्टेबल बनाएगा, ऑर्थो पे रहेगा तो स्टेबल बनाएगा, ऑर्थो पे रहेगा तो स्टेबल बनाएगा। लेकिन अगर मेटा पे रहेगा तो क्या कर लेगा ये, बताओ सोचो जरा। अगर मान लो इसी नाइट्रो को मैं यहां लगा दूं, क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं इस नाइट्रो को यहां पे लगा दूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं है इस पे, तो फिर नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप है, अभी ये नेगेटिव चार्ज इसमें मैं बना रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप है और नेगेटिव चार्ज इस, हाँ ये कुछ ऐसा ही केस है ना, हाँ ये OH और ये Cl। अभी सोचो जरा, ये नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रो ग्रुप यहां पर अवेलेबल है मेटा पोजीशन पे, लेकिन चार्ज किस पे है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे है और नाइट्रो ग्रुप जो स्टेबल कर सकता है वो मेटा पोजीशन पे है, तो ये स्टेबल कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। मतलब उसका होना नहीं होना दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। इसका होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेटा पोजीशन पे इसके रहने से कोई बेनिफिट नहीं है। अगर पैरा पोजीशन पे रहेगा तो बेनिफिट है, इसलिए वहां पर जो दो आपने देखे थे, मैंने इसके पहले जो रेस किया है टेम्परेचर वाला ध्यान दीजिएगा। नाइट्रो अगर पैरा पोजीशन पे है टेम्परेचर थोड़ा कम लगेगा, नाइट्रो अगर ऑर्थो और पैरा दोनों पे है टेम्परेचर और कम लगेगा। और अगर मान लो यही नाइट्रो ये वाले ऑर्थो पे भी, ये वाले ऑर्थो पे भी और ये वाले ऑर्थो पे भी है, तो सिर्फ वार्म करो काम हो जाएगा। ऐसा पोजीशन देखे थे, NO2 अभी मैंने लिखा था, और ये Cl। इस पे जब रिएक्शन होता है तो आपको सिर्फ वार्म करना है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टेबल करने के लिए अवेलेबल है, ये पैरा को स्टेबल करेगा, पैरा के नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, ये देखो पैरा के नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। ये जो है ऑर्थो के, इधर वाले ऑर्थो के, ये वाले ऑर्थो को, सॉरी ये वाले ऑर्थो को स्टेबल करेगा, ये वाला ग्रुप। और अगर ऐसा ही नाइट्रो यहां पर अवेलेबल हो तो इस स्ट्रक्चर को भी स्टेबल करेगा। मतलब कि अगर नाइट्रो ऑर्थो पैरा मेटा सब पे अगर बैठते जाए तो वो उसको उतना ज्यादा स्टेबल करते जाएगा और रिएक्शन उतने ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। तो नाइट्रो ग्रुप जब प्रेजेंट होता है ऑर्थो पे या पैरा पे, तो इसलिए तो वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है रिंग को और रिएक्शन आसानी से होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। Thus it becomes reactive. Thus it increases. Thus it increases reactivity.
ठीक है, चलिए रिएक्शन ये नोट कर लीजिए बेटा, है ना, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए किया था। ये सारे जो मैकेनिज्म भी समझ सकते हो आप, ये सब, ये यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिला है, यहाँ से ये पूरा आपका 100% यहाँ तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप रहेगा तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये वो है, ठीक है। और ये फाइनल आपका प्रोडक्ट है, ठीक। समझ में आया कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये क्लोरीन कहाँ हो, नाइट्रो ग्रुप में रहेगा तो फिर क्या बेनिफिट है, सॉरी क्लोरीन के साथ अगर नाइट्रो ग्रुप रहेगा तो क्या बेनिफिट है, ठीक है। चलो नोट कर लो। ठीक है बेटा, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा एक और रिएक्शन। अच्छा, एक थोड़ा सा एक मिस हो गया, शायद मैंने कंप्लीट नहीं किया था। जो नाइट्रो वाला है बेटा वो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। ये जो नाइट्रो स्पीसीज है, यहाँ पर जो क्लोरीन के साथ जो 3 नाइट्रो थे, NO2 NO2 NO2, जिसको वार्म करने से रिएक्शन हो रहा था, यहाँ आप एक चीज मेंशन करेंगे, यहाँ वाटर से रिएक्शन हो जाएगा, आपको NaOH लेने की नीड नहीं पड़ेगी, ये इतना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या मेंशन करेंगे आप, मैंने शायद वार्म बस लिख दिया था, वाटर से रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपको NaOH की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। NaOH के साथ भी रिएक्शन वही होगा, NaOH लोगे तो भी रिएक्शन में यहाँ पर आपको फिनॉल ही मिलेगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल ही मिलेगा। NaOH में भी ट्राइनाइट्रोफिनॉल और H2O में भी ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बट NaOH ही चाहिए, ऐसा कुछ नीड नहीं रहेगा, ये मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अगर ये क्लोरोबेंजीन है आपके पास या ब्रोमोबेंजीन है, इसका रिएक्शन आप क्यूप्रस साइनाइड के साथ करवाते हो 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये साइनाइड ग्रुप इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे साइनोबेंजीन मिल जाएगा। तो मैंने ये एक और रिएक्शन बता दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। तो ये इतने सही पार्ट था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। काफी आसानी से रिएक्शन ये नहीं करेगा, काफी मुश्किल से रिएक्शन करता है, वेरी डिफिकल्ट है रिएक्शन को करना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स नहीं जाते हैं, करना प्रेफर नहीं करते, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, इजी है, 10 मिनट का टॉपिक है। मैं इतना लेंथी इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आप नोट भी बनाते हैं। अगर मैं इसको कंटिन्यूअस ऑर्डर में विदाउट नोट्स अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो 10 मिनट या 15 मिनट में ये चीज खत्म हो जाएगा, लेकिन आप नोट्स नहीं बना पाओगे। लेकिन नोट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत लेंथी नहीं है। 3 रीजन है, 3 रीजन पढ़िए। 3 रीजन के पढ़ने के बाद आप इसके लेस रिएक्टिव होने के 3 रीजन है, उसके बाद फिर मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं करता, ऑर्थोपैरा पे क्यों वो आसानी से रिएक्शन कर पाता है, ये आपको पढ़ना है विथ एग्जांपल, ठीक है। तो काफी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िए। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू।